हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, तो जैसा कि आपको बता दूं कि कल की जो वीडियो थी उसमें हमने एक निषेचन पूर्व घटना के बारे में बात की थी। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लैंगिक जनन की घटनाएं चल रहा है ना, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो लैंगिक जनन में जीवों में जो घटनाएं घटित होती हैं हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि लैंगिक जनन की घटनाओं में सबसे पहले हमने निषेचन पूर्व घटना के बारे में बात की है। ठीक है, तो निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो हमने बात की थी निषेचन पूर्व घटना में, एक तो बात की थी युग्मक जनन की, युग्मक जनन, और सेकंड जो हम बात करेंगे वो है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है भाई, ये दो टॉपिक आते हैं निषेचन पूर्व घटना में, है ना। तो सबसे पहले युग्मक जनन कल हमने देखा, तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बताया कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को आप युग्मक जनन कहते हैं। और जो प्राणी होते हैं उनमें आकार और कार्य के आधार पर युग्मक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आइसोगैमेट्स और एक हेटेरोगैमेट्स, यानी कि समयुग्मक और विषम युग्मक। तो समयुग्मक की डेफिनेशन हमने देखी थी, है ना, कि जिनके युग्मक संरचना व कार्य दोनों की दृष्टि से समान हो उन्हें हम आइसोगैमेट्स कहते हैं, जैसे क्लियोडोफोरा नाम शैवाल के होते हैं, है ना। उसी प्रकार विषम युग्मक की हमने बात की थी। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिनके युग्मक संरचना व कार्य दोनों की दृष्टि से ही अलग हो तो हम उन्हें विषम युग्मक कहते हैं, जैसे फ्यूकस और मानव, है ना। उसके बाद हमने एक टॉपिक देखा जिसका नाम था जीवों में लैंगिकता। अच्छा, जीवों में लैंगिकता वाला जो टॉपिक है ना, आपको मोस्ट वन कौन सा क्वेश्चन वहां पे याद करना है? आपको एक क्वेश्चन यहां पे याद करना है कि कवक और शैवाल की एकलिंगी कंडीशन के लिए तो एकलिंगता या विषम थैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि द्विलिंगी स्थिति को दर्शाने के लिए उभयलिंगाश्रयी या समथैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। और उसके बाद आपको द्विलिंगी जंतु के एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं, जैसे स्पंज, केंचुआ, टेपवर्म, जोंक आदि। ठीक है, तो इतनी बात कल हमने की थी। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो युग्मक स्थानांतरण की करेंगे। ठीक है, हालांकि युग्मक स्थानांतरण टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, मैं बिल्कुल रियल कह रहा हूं, जिसको मैं आपको बता दूं ना कि ये बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तो वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। सुनिए, तो युग्मक स्थानांतरण ध्यान से सुनिए भाई। जब आपने युग्मक बना लिए तो लैंगिक जनन के लिए तो आपको युग्मकों का ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा, तो युग्मक स्थानांतरण। अब आपके नोट्सों में जो कुछ पॉइंट है उनको मैं यहां बता देता हूं आप, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, युग्मकों का या मैं ये कहूं कि कोई नर युग्मक है उसका मादा युग्मक के पास जाना ही क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि मादा युग्मक कभी भी नहीं जाता, हमेशा नर युग्मक ही जाता है गति करके, है ना। तो हम उसको युग्मक ट्रांसफर बोलते हैं, है ना, गैमेटो ट्रांसफर बोलते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये जो तीन है वो प्लांट है, आपने पढ़े प्लांट। तो इनमें तो युग्मकों का जो ट्रांसफर होता है वो जल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? जल के माध्यम से। मैंने आपको 11वीं क्लास में भी बताया था कि इनमें जल का होना अत्यधिक आवश्यक होता है युग्मक ट्रांसफर के लिए। ठीक है, पढ़ाया था मैंने आपको, है ना भाई। ऐसे ही यदि मैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म
मैंने आपको प्लांट जगत को, प्लांट किंगडम को 5 भागों में डिवाइड किया था ना, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये तो निम्न श्रेणी के प्लांट हैं और ये उच्च श्रेणी के प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो इन तीनों में तो जो युग्मकों का ट्रांसफर होता है वो जल के माध्यम से होता है, जबकि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जो युग्मकों का ट्रांसफर होता है वो एक विधि से होता है जिसे हम परागण विधि के नाम से जानते हैं। किस विधि के नाम से जानते हैं? परागण विधि के नाम से। इस परागण वाली जो टॉपिक है या घटना है, इस पूरी घटना को हम अगले चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, कैसे परागण इनमें होता है। तो फिलहाल आपको केवल इतना याद रखना है जो मैं बता रहा हूं आपको, कि शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में तो जल के द्वारा युग्मकों का ट्रांसफर, जबकि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में परागण क्रिया से युग्मकों का ट्रांसफर होता है। ठीक है भाई, यदि मैं जंतुओं की बात करूं, यदि मैं जंतुओं की बात करूं तो इनमें एक विशेष क्रिया होती है युग्मक ट्रांसफर करने के लिए, एक विशेष क्रिया होती है। आप उस क्रिया को मैथुन क्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉपुलेशन जिसको बोलते हैं। तो मैथुन क्रिया के माध्यम से जो जंतु होते हैं वो अपने युग्मक ट्रांसफर करते हैं। ठीक है भाई, हाँ, तो ये युग्मक ट्रांसफर वाला टॉपिक है। केवल आपको इतना ही पढ़ना है, केवल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना, लेकिन फिर भी आपको फोर नॉलेज इतना याद करके चलना है केवल। ठीक है भाई, तो ये हमारी एक घटना हुई जिसको हम बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना। क्या बोलते हैं भाई? निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, केवल युग्मक जनन वाला टॉपिक वहां इंपॉर्टेंट है, जो आपसे लिए क्वेश्चन बनेगा तो आप वहां जो मैंने बताया आप उसको याद करना। ठीक है, अब सेकंड जो घटना है वो होती है भाई निषेचन, और निषेचन को हम बोलते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन भाई, जब आपने निषेचन से पहले की तैयारी कर ली तो अब तो निषेचन में क्या होता है भाई? ये सेकंड घटना होती है निषेचन। तो निषेचन की डेफिनेशन जो मैं आपको काफी बार बताता हुआ आया हूं कि भाई निषेचन क्या होता है, तो देखिए, नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का बनना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप काफी बार इस डेफिनेशन को मैं आपको बता दिया है मैंने आपको, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या है भाई निषेचन? जब नर और मादा युग्मक आपस में फ्यूज हो, संलित हो, संलित का मतलब है आपस में मिक्स हो या जुड़े। ठीक है, तो हम उसी घटना को क्या बोलते हैं? निषेचन। और एक बात और यहाँ पे आप याद रखना कि जब निषेचन होता है ना, जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो एक डिप्लॉइड सेल्स बनती है, एक द्विगुणित कोशिका बनती है, और उस द्विगुणित कोशिका का नाम होता है युग्मनज, जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन में ये जरूर लिखना है। देखो, यदि आप डेफिनेशन लिखेंगे कि नर व मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहा जाता है, हालांकि सही है, गलत नहीं है, लेकिन इफेक्टिव जो डेफिनेशन है ना, इफेक्टिव जो इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि नर व मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन याद हो गई। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा अब इस क्वेश्चन को याद कीजिए। अब मैंने आपको बता दिया, तो अब जो ये चल रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इसको इंपॉर्टेंट करके ध्यान देंगे इसको। ठीक है, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बता दूं ना, आप बेशक उसको इंपॉर्टेंट मानना और उसी पे आप ज़्यादा फोकस करना। सुनिए, तो निषेचन वाले टॉपिक में पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, है ना, इसके बाद हम देखेंगे निषेचन के प्रकार।
तो जो जीव होते हैं उनमें दो प्रकार का निषेचन होता है, दो प्रकार का निषेचन होता है। आप खूब जानते हैं, 11वीं क्लास में मैंने आपको बताया है। यहां मैं नाम लिख देता हूं, बाह्य निषेचन और सेकंड है आंतरिक निषेचन। आप बताइए मुझे, आप इसको जानते हैं नहीं जानते ना। अभी 11वीं क्लास में मैंने आपको बताया था बाह्य निषेचन, जिसमें हमने एक फ्रॉग का एग्जाम्पल लिया था, मेढक का उदाहरण लिया था, याद है ना आपको? ठीक है, तो हम वही घटना आज दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान दे के चलना। इनकी डेफिनेशन में तुलनात्मक अध्ययन करके बता रहा हूं आपको, मतलब तुलनात्मक डेफिनेशन सुनना है केवल आपको। सुनिए, काफी बार मैं आपसे कहता हूं कि हेडिंग्स में ही इनका सार छिपा हुआ होता है। ठीक है, देखो बताइए, निषेचन जो शब्द दिख रहा है आपको, क्या आप निषेचन की घटना नहीं जानते क्या? आप निषेचन का मतलब नहीं जानते क्या? निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों का संलयन होना, जानते ना, और उससे युग्मनज बनना। लेकिन ये जो शब्द है बाह्य और आंतरिक, ये शब्द दोनों अलग अलग है कि नहीं? बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, आप बाह्य शब्द का मतलब नहीं जानते? बाह्य माने एक्सटर्नल, बाहर, आंतरिक माने अंदर, इंटरनल। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके दिमाग में अब बन गई होगी कि भाई जब निषेचन मादा शरीर के बाहर हो तो आप उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, और जब निषेचन मादा शरीर के अंदर हो तो हम उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। बताइए क्या दिक्कत है इन डेफिनेशन में? ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगा ना? आप हेडिंग्स पढ़ के तो देखो। आप हेडिंग कह रही हैं भाई बाह्य निषेचन, और ये कह रही है आंतरिक निषेचन, है ना? तो बाह्य निषेचन क्या है? ऐसा निषेचन जिसमें युग्मकों का संलयन व भ्रूण का विकास कहाँ हो? मादा शरीर के बाहर हो, तो आप उसे क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन। देखो भाई, निषेचन तो आप जानते ही हैं, तो मैं ऐसे बोल दूं, शॉर्ट में लिख दूं कि इसमें जो युग्मक होते हैं उनका संलयन, युग्मकों का संलयन एवं भ्रूण परिवर्धन। यहां तक दिखाई दे रहा है क्या आपको बोर्ड पे? हाँ, दिखाई दे रहा है ना? चलिए, तो देखिए, युग्मकों का संलयन व भ्रूण, तो बाह्य निषेचन क्या है कि युग्मकों का संलयन व भ्रूण परिवर्धन कहाँ हो? मादा शरीर से बाहर हो। कहाँ पे हो भाई? मादा शरीर से बाहर, तो आप उसे क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन बोलते हैं। ठीक है, वही मैं आंतरिक निषेचन की यदि बात करूं तो इसमें क्या डेफिनेशन बनती है कि युग्मकों का जो संलयन होता है, युग्मकों का संलयन जो होता है और भ्रूण का जो परिवर्धन है, युग्मकों का संलयन और भ्रूण का जो परिवर्धन है वो कहाँ होता है? मादा शरीर के अंदर। तो आप इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन। ठीक है, यहां पर केवल युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर होना कहना ज्यादा उचित होता है, क्योंकि कुछ जो पक्षी जो होते हैं उनमें निषेचन तो आंतरिक होता है, युग्मकों का संलयन तो शरीर के भीतर होता है, लेकिन जो भ्रूण का विकास है ना वो अंडे के अंदर होता है, और अंडे उनके शरीर से बाहर होते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैंने नोट्सों में तो केवल यही डेफिनेशन लिखी है कि जिसमें युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर हो तो हम उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो आपको यही डेफिनेशन याद करनी है केवल। ठीक है, अब मैं दोबारा से डेफिनेशन बोल दूं, एक बार ध्यान सुनना। ऐसा निषेचन जिसमें युग्मकों का संलयन एवं भ्रूण का परिवर्धन, मतलब भ्रूण, युग्मक भी और जो भ्रूण बनता है वो भी दोनों ही मादा शरीर से बाहर हो तो हम उसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। और युग्मकों का संलयन
जब मादा शरीर के अंदर होता है तो हम उसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन। तो इन दोनों डेफिनेशन में कोई दिक्कत बताइए, कितनी सिंपल सी तो डेफिनेशन है, इनमें ज़्यादा दिमाग लगा के भी हमें क्या करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके सामने है ही। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो एक तो बोनीफिश है, एक बोनीफिश है और एक मेढक है। कहने का मतलब है जो जलीय मछलियां होती हैं, अधिकांश जो मछलियां होती हैं और जो मेढक होता है उनमें बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। ये मैं आपको पूरी तरीक़ा से समझा भी चुका हूँ 11वीं क्लास में, ठीक है। और वहीं आंतरिक निषेचन की बात करूं तो इसके तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, आप सभी ने देखे हुए हैं, ठीक है भाई। सभी जितने भी हमारे पक्षी हैं, सरीसृप हैं, स्तनधारी हैं, जो भी है, ये सब में कौन सा निषेचन देखने को इतनी बात समझ में आ गई आपको, है ना। तो ये था बाह्य निषेचन और ये था आंतरिक निषेचन, ठीक है भाई। चलिए, तो डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपको पूरा क्लियर है, कोई यहाँ तक दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी वही आपसे पूछी जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से ही बनता है वो आप सुनिए। आपसे बोर्ड एग्जाम में बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बाह्य व आंतरिक निषेचन में, बाह्य व आंतरिक निषेचन में अंतर वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है भाई। अंतर वाला क्वेश्चन, तो आपको जो ये अंतर वाला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल मोस्ट लगाते हुए चलना है और इसको याद करना है, ठीक है। बिल्कुल, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, इनमें जो अंतर है वो वाला क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अब हम 2-3 अंतर वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में देखेंगे। वो अंतर वाले जो क्वेश्चन है वो सभी की सभी पूछे गए हैं एग्जामों में, बिल्कुल पूछे जा चुके हैं, पूछे जाएंगे नहीं, पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपसे बाह्य और आंतरिक निषेचन में डेफिनेशन नहीं पूछता, वो आपसे अंतर इस क्वेश्चन से पूछता है। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको यहाँ याद करना है। अब ध्यानपूर्वक समझते चलिए क्या अंतर है इन दोनों में। देखिए भाई, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला, ठीक है, कि जो बाह्य निषेचन होता है उसमें जो युग्मक संलयन की घटना है, युग्मक संलयन शरीर से बाहर होता है। बताइए होता है कि नहीं होता? शरीर से बाहर होता है। और इसमें जो युग्मक संलयन है, इसमें युग्मक संलयन शरीर के अंदर होता है, ठीक है भाई। पहला अंतर तो ये हो गया। सेकंड अंतर, इसमें दोनों युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसमें दोनों युग्मक समान संख्या में बनते, जबकि इसमें आपको लिखना है इसमें नरयुग्मक अधिक संख्या में बनते हैं, ठीक है भाई। इसमें नरयुग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। तीसरा जो इसमें मोस्ट अंतर है, इसमें जो संततियां बनती हैं वो अधिक बनती हैं, संततियां बहुत ज़्यादा बनती हैं, जबकि आंतरिक निषेचन में जो संततियां बनती हैं वो कम बनती हैं, ठीक है, कम। चौथे अंतर की बात करूं, जो संततियों का जीवन जोखिम युक्त होता है, जोखिम युक्त, जबकि यहाँ पर ये सुरक्षित रहते हैं, या मैं कह सकता हूँ
ये जोखिम रहित होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली चार अंतर आपको बाह्य और आंतरिक निषेचन में देख के चलने हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल्स आपके सामने ही है, इसमें आपकी बोनीफिश मेढक आ जाएगा और इसमें आपके पक्षी सरीसृप जो भी है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार अपने इस मोस्ट क्वेश्चन पे ध्यान दे लिया जाए। ठीक है, ये मोस्ट बता रहा हूं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के चलना है, ऐसे आप ध्यान दिया करो केवल। देखिए, तो एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या मेन डिफरेंट होता है वो आप समझिए। देखिए डेफिनेशन से ध्यान दीजिए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट का फ्यूजन होता है वो मादा बॉडी से बाहर होता है। भाई बिल्कुल क्लियर है ना, कि जिसमें युग्मक संलयन शरीर से बाहर होता है, जबकि आंतरिक निषेचन में युग्मक संलयन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर कि जब बाह्य निषेचन होता है तो नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मकों को ज्यादा संख्या में रिलीज करना पड़ता है, मतलब बाहर निकालना पड़ता है। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण है वो समझिए। भाई जब आप ज्यादा युग्मक नहीं प्रोड्यूस करेंगे, बाह्य निषेचन में कम प्रोड्यूस करते हैं, तो भाई उनके क्या है, देखो आप सब जानते हैं कि एक तो इसके लिए केवल ये जलीय माध्यम में संभव है। ध्यान सुनना मेरी बात, बाह्य निषेचन की जो घटना है वो केवल जलीय माध्यम में ही संभव है, जलीय माध्यम में। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि जो मेढक होते हैं वो बाह्य निषेचन कैसे करते हैं, है ना। सुनिए, जैसे ये कोई फ्रॉग है, ठीक है भाई, ये कोई मेढका है, मेढका जानते हैं, मेढक। ठीक है भाई, ये कोई फ्रॉग है, ये फीमेल फ्रॉग है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि फीमेल फ्रॉग जब जनन प्रावस्था में आती है, या मैं कहूं ये हीट में जब आती है ना, या इनमें जनन प्रक्रिया का जब ऋतु आता है, ऋतु इनका बरसात का मौसम होता है। ठीक है, जो नर मेढक होता है वो टर टर करता है ना, टर टर करता है। ठीक है, सुनिए, जब इनमें जनन ऋतु आती है तब, तो ये फीमेल मेढक है, इसके ऊपर क्या है, मेल मेढक बैठ जाता है, केवल ऐसे बैठ जाता है बस। ठीक है, हाँ केवल बैठता है बस, इसके ऊपर बैठता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मेढक में जननांग नहीं होते, मेढक के अंदर जो नर जननांग है ना वो नहीं होता, मतलब इसमें योनि और लिंग जैसी कोई जो संरचना है वो नहीं पाई जाती है दोनों में। ठीक है, केवल इनमें क्या होता है, इनमें अवस्कर द्वार होता है, अवस्कर द्वार, जिससे ये मल का उत्सर्जन करते हैं, अवस्कर द्वार होता है दोनों मेढक में। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं बाह्य निषेचन वो देखिए। फीमेल फ्रॉग के ऊपर जैसे ये मेल फ्रॉग केवल बैठता है तो इस घटना को हम आभासी मैथुन कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी मैथुन। ये वास्तविक मैथुन क्रिया तो हो नहीं रही है, लेकिन ये मैथुन जैसी ही होती है ना, तो इसको हम आभासी मैथुन कह के चलते हैं। मेल मेढक के संपर्क से ही फीमेल मेढक एक्साइट होकर, उत्तेजित होकर अवस्कर मार्ग से बहुत सारे अंडे रिलीज करती है। भाई तो ये मादा युग्मक है, अंडे है तो। ठीक है, जैसे ये मादा मेढक अंडे रिलीज करती है, तुरंत ही ऊपर बैठा हुआ जो मेढक होता है वो भी अपने अवस्कर मार्ग से शुक्र द्रव इसके ऊपर डाल देता है, शुक्र द्रव जिसमें इसके शुक्राणु होते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार के जो युग्मक हैं नर और मादा, क्या वो दो इनके शरीर से बाहर नहीं छोड़े जा रहे हैं क्या? तो जो युग्मकों का संलयन हो रहा है वो शरीर से बाहर ही तो हो रहा है। ठीक है, और भ्रूण बनेगा तो भी शरीर से बाहर बनेगा, तो ऐसे निषेचन को हम क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें युग्मकों का बनना ज्यादा जरूरी क्यों है, मतलब ज्यादा संख्या में युग्मकों का बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि युग्मक कम बनेंगे, भाई ऐसा तो है नहीं कि ये सभी की सभी सुरक्षित रहे, इन युग्मकों को कोई मछली, कोई सर्प या कोई भी बक्षी जीव जो है वो खाएगा, है ना, खाएगा।
तो यदि ये ज़्यादा मात्रा में होंगे तो इनके संतान बनने के अवसर भी थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे। यदि इनकी संख्या कम हुई और इनको कोई भक्षी जीव खा गया तो इनकी जो संततियां हैं वो तो बनेंगी ही नहीं। ठीक है, तो दोनों प्रकार के युग्मकों का ज़्यादा मात्रा में बनना यहाँ जरूरी होता है, जबकि आंतरिक निषेचन में केवल नर युग्मकों का बनना जरूरी होता है अधिक, क्योंकि मादा युग्मक तो बॉडी के अंदर सुरक्षित रहता है। जो नर युग्मक होता है ना आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में, तो नर युग्मक को ट्रेवल करके ओवा के पास पहुंचना होता है, यानी कि नर युग्मक को ट्रेवल करके मादा युग्मक के पास पहुंचना होता है, और मादा युग्मक के पास पहुंचने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो ज़्यादा मात्रा में केवल कौन से युग्मक बनेंगे? नर युग्मक। कौन से निषेचन में? आंतरिक निषेचन में। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, इसमें संततियां अधिक बनती हैं। आप भली भांति जानते हैं जब युग्मक दोनों ज्यादा बन रहे हैं तो संलयन ज्यादा होगा, तो जीव जंतु भी अधिक बनेंगे। जबकि आंतरिक निषेचन में संततियां कैसी बनती हैं? कम, क्योंकि इनमें जो मादा युग्मक होता है ना उनकी संख्या कम होती है। तो भाई जितने मादा युग्मक उतनी ही संतान होती हैं। नर युग्मक से कोई फर्क नहीं पड़ता, नर युग्मक चाहे कितने भी हों, लेकिन मादा युग्मक जितने होंगे ना उतनी ही संतान बनती हैं। ठीक है भाई। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट, इनके संततियों की जो जीवन होता है वो जोखिम युक्त होता है, जबकि इनका जो जीवन है वो जोखिम रहित होता है। ये आप भली भांति जानते हैं। भाई यदि कोई शरीर से बाहर पल रहा है तो आप देखिए कितने भक्षी जीव समुद्र में तालाब वगैरह में घूमते रहते हैं, तो इनकी संततियों को खतरा ज़्यादा है ना। जबकि आंतरिक निषेचन में क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो आराम से डेवलप होता रहता है। कहाँ? मादा बॉडी के अंदर। तो उसके लिए ये जोखिम रहित होता है, मतलब जोखिम कम होता है। ठीक है, तो ये चार अंतर और फिर इसके एग्जाम्पल आपको लिखने, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि बाह्य व आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए, तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो केवल आपको इसमें अंतर बताना है भाई। ठीक है, निषेचन वाले टॉपिक में हम चल रहे हैं, और निषेचन वाले टॉपिक में हमने क्या देखा कि भाई निषेचन जंतुओं में 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। तो बाह्य और आंतरिक निषेचन की डेफिनेशन हमने देख ली है, एग्जाम्पल हमने देख लिया, और उसमें अंतर भी हमने देख लिया। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर एक नोट भी लिखा रखा है, आपके नोट्सों में आप देखना, वो नोट बहुत क्लियर हो गया होगा आपको कि मैंने कहा था कि बाह्य निषेचन। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, बाह्य निषेचन की घटना एक तो हमेशा जलीय माध्यम में ही होती है, एक तो हमेशा कौन से माध्यम में होगी? जलीय माध्यम में ही होगी। और दूसरी बात, एक जो पॉइंट आपके नोट्सों में लिखा हुआ है वो सुनिए, बाह्य निषेचन की केवल एक कमी होती है, मतलब बाह्य निषेचन की एक हानि होती है, सबसे बड़ी हानि, और वो हानि क्या होती है भाई, कि जो इनकी संतानें होती हैं उनको डेवलपमेंट के समय, भ्रूण परिवर्धन के समय अत्यधिक खतरा बना रहता है। क्या बना रहता है? अत्यधिक खतरा बना रहता है, जिससे इनके जीवित रहने के जो अवसर हैं वो बहुत ही कम होते हैं। बहुत ही कम का मतलब कि अधिकांश जो इनकी संतानें हैं वो भक्षी जीवों द्वारा मारकर खा ली जाती हैं। ठीक है, तो बाह्य निषेचन की ये सबसे बड़ी कमी है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, बाई चांस क्वेश्चन बन जाए कि बाह्य निषेचन की कोई एक हानि बताइए, तो आपको कहना है कि बाह्य निषेचन की सबसे बड़ी एक कमी या हानि ये होती है कि इनके जो संततियां होती है उनको शिकारियों का खतरा हमेशा बना रहता है, अतः इनके डेवलप होने या इनके जीवित रहने के जो अवसर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो ये पॉइंट आपको वहां पे पढ़ के चलना था। ठीक है भाई, तो ये हमारी एक बात कंप्लीट हुई जिसको हम निषेचन घटना बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? निषेचन। ठीक है भाई, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अब आपकी 2 घटनाएं कंप्लीट हो गई हैं, एक तो निषेचन पूर्व घटना और एक निषेचन वाली घटना। ठीक है, तो निषेचन पूर्व में तो आपने युग्मक जनन पढ़ा था,
जिसमें युग्मकों के प्रकार, समयुग्मक, विषम युग्मक, और एक आपने देखा था जीवों में लैंगिकता वाला टॉपिक। कौन सा? जीवों में लैंगिकता, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं आपको और बता दूंगा एक बार रिवाइज करके। ठीक है भाई, और फिर हमने देखा युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक स्थानांतरण में से तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, युग्मक स्थानांतरण वाले टॉपिक में से। फिर हमने देखा निषेचन, तो निषेचन की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने निषेचन के प्रकार देखे। तो प्रकार में से बाह्य और आंतरिक निषेचन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर वाला क्वेश्चन तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अब हम बात करते हैं तीसरी घटना की। ठीक है, और जो तीसरी घटना है वो है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना, जिसको आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोल के चलते हैं। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। हमारा टॉपिक लैंगिक जनन की घटना है। मैं हर टॉपिक से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हुआ चल रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना और किस प्रकार से वो क्वेश्चन बनेगा। ये सारी चीजें मैं अभी से आपके सामने लेके चल रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं हो। देखिए भाई, तो अब तीसरी जो घटना होती है वो निषेचन पश्च घटना है। कहने का मतलब कि जब किसी कोई जीव में निषेचन की क्रिया हो जाती है तो उसके बाद कौन सी घटनाएं उसमें घटित होती हैं। तो देखिए भाई, निषेचन पश्च भी दो प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक तो युग्मनज बनना, ठीक है, और सेकंड जो घटना होती है जिसको हम बोलते हैं भ्रूणोद भवन या भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, ध्यान से सुनिए। निषेचन के बाद किसी भी जीव के लैंगिक जनन में केवल दो प्रकार की अंतिम घटनाएं होती हैं। उनमें एक घटना है युग्मनज का बनना और दूसरी घटना है भ्रूणोद्भवन होना या भ्रूण का बनना। ठीक है भाई, क्योंकि एट लास्ट आपको भ्रूण ही तो बनाना है भाई। यदि भ्रूण बन जाएगा तो वो आगे चल के डेवलप होता रहेगा और वही हमारा लैंगिक जनन होता है। तो भ्रूणोद्भवन हमारी लास्ट घटना होनी चाहिए, इतना तो आप भी जानते हैं। ठीक है, देखिए, तो निषेचन पश्च घटना में सबसे पहला टॉपिक युग्मनज। अब मैं आपको बता दूं, युग्मनज वाले टॉपिक में केवल आपको 2 लाइन याद करनी है और बाकी का आपको कुछ याद नहीं करना। ठीक है भाई, बिल्कुल, केवल आपको 2 लाइन याद करनी है, जो मैं बता रहा हूं आप उन पर फोकस करना। युग्मनज, तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। ठीक है, नर व मादा युग्मकों के संलयन, नर व मादा युग्मकों के संलयन से एक द्विगुणित कोशिका बनती है जिसे युग्मनज कहते हैं, जिसे युग्मनज कहते हैं। देखिए, तो ये डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। युग्मनज की डेफिनेशन लिखाइए, मैंने आपको थोड़ी अलग हो जाएगी। देखिए, नर व मादा युग्मकों का जब संलयन होता है तो एक डिप्लॉइड सेल बनती है, एक द्विगुणित कोशिका बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज। ये तो सिंपल सी परिभाषा है, आपको मैंने कई बार बता चुका हूं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बच्चे को ये शब्द कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर ये द्विगुणित क्या है। तो अब इस बात को जरा ध्यान सुन लीजिए। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, एक टॉपिक और था इसमें
युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन, जो युग्मक जनन वाली टॉपिक था ना, उसमें कोशिका विभाजन वाला टॉपिक और है। तो मैं आपको बता दूं, आपको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल जो टेबल है ना, उस टेबल में आपको गुणसूत्रों की संख्या याद करनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। ध्यान सुनना, मैं टॉपिक से हटके चल रहा हूं, ये द्विगुणित शब्द आया, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, एक मानव या जंतु के शरीर में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? दो प्रकार की। एक तो होती है कायिक कोशिका, जिनको आप सोमेटिक सेल बोलते हैं, सोमेटिक। एक होती है जनन कोशिका, जिनको आप जर्म सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म सेल। देखिए, तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका ये दोनों ही द्विगुणित होती हैं, 2n, डिप्लॉइड जिनको बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। अब ये द्विगुणित शब्द क्या है वो समझिए। कोई कोशिका है, ये कोशिका है, अगर इस कोशिका में उस जीव के अंदर के पूरे गुणसूत्र उपस्थित हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि मानव की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, ऐसा सुना है ना आपने? मानव की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 46 गुणसूत्रों का होना, 46 गुणसूत्रों का होना हमारी द्विगुणित कंडीशन है, डिप्लॉइड कंडीशन है, ठीक है। द्विगुणित क्यों? क्योंकि इस समय जो गुणसूत्र है वो जोड़े में है, इसके अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ना। हम 46 गुणसूत्र तो बोलते हैं, लेकिन जोड़ा कितने होते हैं गुणसूत्र के? 23। तो यहाँ 46 है, तो डबल गुणसूत्र है ना, तभी तो 46 है। तो मैं इसको डिप्लॉइड सेल बोल दूंगा, डिप्लॉइड कोशिका बोल दूंगा। अब ध्यान सुनिए, बॉडी में दो प्रकार की कोशिका, एक कायिक और एक जनन। दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं कैसी होती हैं? 46 होती हैं। अब सुनिए, ये जो जनन कोशिका होती है, ये केवल नर के तो वृषण में, नर के वृषण में, और मादा के केवल अंडाशय के अंदर पाई जाती हैं। कौन सी कोशिका? जनन कोशिका। जबकि जो सोमेटिक सेल होती हैं, कायिक कोशिका जो होती है, केवल इन दोनों अंगों को छोड़कर शरीर के हर भाग में पाई जाती हैं। ध्यान समझना एक एक बात को। बॉडी में टोटल दो प्रकार की कोशिका, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। कायिक कोशिका शरीर के पूरे भागों में होती है, लेकिन जनन कोशिका केवल नर के तो वृषण में और मादा के केवल अंडाशय में। इनमें ही कौन सी होती हैं? जनन कोशिका होती हैं। तो ये बात आप याद रखना। अभी ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं? द्विगुणित कंडीशन में। द्विगुणित कंडीशन का मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी है। जैसे 40 गुणसूत्र होते हैं तो 40। अब ध्यान सुनना, जो कायिक कोशिका होती हैं, कायिक कोशिका, इनमें तो हमेशा एक विभाजन चलता है जिसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। कायिक कोशिका में कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? केवल समसूत्री। तो यदि कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो इससे जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी उन सब में गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनक कोशिका के समान होंगी। कहने का मतलब है, जिस कोशिका में आपने डिवीजन किया है समसूत्री, तो उससे जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ये द्विगुणित कोशिका है ना, क्योंकि आप इसको कायिक कह रहे हैं, इसमें 40 गुणसूत्र है, और कायिक कोशिका में तो हमेशा समसूत्री विभाजन होता है। तो इससे दो कोशिका बनी समसूत्री विभाजन से, तो दोनों ही कोशिका में गुणसूत्र देखो कितने, 40-40 है ना, बिल्कुल इसके समान ही तो है, तभी तो मैं समसूत्री कह रहा हूं। सम माने समान, सूत्री माने गुणसूत्र। तो यदि विभाजन के बाद कोशिका में समान गुणसूत्र बने रहे तो वो समसूत्री विभाजन है। अब मैं बात करूं जनन कोशिका की। अब सपोज कीजिए ये जनन कोशिका है। कौन सी कोशिका है? जनन, जिसमें 40 गुणसूत्र है। तो जनन कोशिका होती तो द्विगुणित है,
लेकिन इसमें होता है फिर अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन भाई? अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन से ये दो कोशिका बनाएगी। तो ये अर्धसूत्री विभाजन जब होता है ना, तो आपको बता दूं भाई, अर्ध माने आधा, सूत्री माने गुणसूत्र। तो जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, और मैंने आपसे कह दिया कि अर्धसूत्री विभाजन हमेशा कौन सी कोशिका में होता है? जनन कोशिका में होता है। तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें गुणसूत्र आधे आधे बढ़ जाते हैं दोनों कोशिकाओं में। तो इन बटे हुए आधे गुणसूत्र वाली कोशिका को हम अगुणित कोशिका कह के चलते हैं। क्या कह के चलते हैं भाई? अगुणित। ठीक है, देखो ये तो द्विगुणित थी जिसमें 2n था, मतलब 46, और ये हो गई अगुणित जिसको आप केवल n बोल के चलेंगे। देखो ये n है, मतलब सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संख्या अकेली है, जोड़े में नहीं है। यदि मैं इसमें डबल कर दूं तो ये 2n आ जाएगी, तो मैं इसको डिप्लॉइड बोलूंगा ना। तो ये बात होती है अगुणित और द्विगुणित की। ठीक है, तो युग्मक, अब ध्यान सुनिए, जनन कोशिका हमेशा ही अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित कोशिका बनाती है, और इन अगुणित कोशिका को ही आप क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? युग्मक। तो आपके सामने एक बात नजर आई होगी, आपको पता चला होगा कि जो युग्मक होते हैं वो हमेशा ही कैसी संरचना होती है? अगुणित संरचना होती है। और कौन से विभाजन से बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन से। कौन से अर्धसूत्री विभाजन से? कौन सी कोशिकाओं में? जनन कोशिकाओं में। हालांकि जब भी किसी जनन कोशिका से युग्मक बनता है तो पहले उसमें समसूत्री विभाजन होता है और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोनों ही प्रकार का विभाजन होता है। ये बात मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में और क्लियर करूंगा कि कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल आपको केवल इतना समझना था कि अगुणित और द्विगुणित का मतलब क्या है। ठीक है, अब सुनिए, अब युग्मक कैसी संरचना होती है भाई? अगुणित, है ना। तो देखिए ये नर युग्मक है, इसको मैं अगुणित मान लूं, तो मादा युग्मक भी तो अगुणित ही होगा भाई, क्योंकि युग्मक तो अगुणित ही होते हैं। तो देखिए जब नर और मादा दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो अगुणित और अगुणित जब भी मिलेंगे तो एक द्विगुणित कोशिका नहीं बनेगी? क्या नहीं बनेगी? दोबारा से द्विगुणित कोशिका। और इसी द्विगुणित कोशिका को हम क्या कहते हैं? आप युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? युग्मनज कहते हैं। आप इसको जाइगोट बोल के चलते हैं, जाइगोट बोल के चलते हैं। तो ये डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गई कि कैसे द्विगुणित संरचना बनेगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नर और मादा युग्मकों के संयोजन से, और आपको पता है कि भाई जो युग्मक होते हैं वो तो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, अर्थात युग्मक तो हमेशा अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है, तो जब भी नर और मादा दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे तो ये कैसी कोशिका बनेगी? डिप्लॉइड। और उस डिप्लॉइड कोशिका को आप क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, है ना। कई बच्चे पूछते सर ये डिप्लॉइड क्या है, कैसे आता है, तो पूरी बात है मैंने आपको यहाँ बता दी है। ठीक है, चलिए, तो एक बात तो ये समझ में आ गई आपको, युग्मनज कहते हैं, ये आपको डेफिनेशन याद करनी है। दूसरी बात मैं आपको और यहाँ बता दूं कि आपको कौन सा पॉइंट युग्मनज वाले टॉपिक में याद करना। देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की योजक कड़ी है। ये एनसीईआरटी किताब की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एनसीईआरटी बुक की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने आपको युग्मनज वाले टॉपिक में नोट करके लिखाई हुई है। ध्यान सुनो क्या कह रही है लाइन। वो ये कहता है कि जो जाइगोट होता है ना युग्मनज, वो दो पीढ़ियों के बीच की योजक कड़ी है, योजक कड़ी। ठीक है,
कनेक्टिव लिंक है ये, है ना। कैसे है भाई, सुनिए, ध्यान सुनिए मेरी बात। जाइगोट मतलब युग्मनज। युग्मनज क्या होता है? युग्मनज किसी मादा बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आपके, अच्छा आपकी बात कर ले, पेरेंट्स की बात कर लें, हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारी माता के अंदर ये जाइगोट बना, जाइगोट बना भाई, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है ना, जाइगोट, ये यहीं पर आगे चल के डेवलप होकर एक शिशु के रूप में बनेगा, एक शिशु बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी एक पहली पीढ़ी है ये, है ना। और हम इनकी कौन सी पीढ़ी है? हम इनकी दूसरी पीढ़ी है। भाई मेरी बात समझो, दूसरी पीढ़ी का मतलब आप कैसे समझो, ये एक पीढ़ी है, पीढ़ी आप जानते हैं जनरेशन, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे हमारे, देखो मैं आपको बता दूं, हमारे दादाजी को हम पहली पीढ़ी मान के चले, ठीक है। तो हमारे दादाजी जो थे, उनके जो बेटे हैं, मतलब हमारे पिता, उनकी पहली पीढ़ी है दादाजी की, ठीक है। और हमारे पिता के जैसे हमें, तो हम तो हमारे पिता की तो पहली पीढ़ी है, लेकिन हमारे दादाजी की हम कौन सी पीढ़ी के? दूसरी पीढ़ी के, ठीक है। तो जैसे ये दादाजी हैं, है भाई, इनके बेटा है जो हमारे पिता हैं, ऐसे बना दूं मैं, ठीक है। ये आप और हम हैं, ये वाले, ठीक है। तो हम ये हमारे पिताजी होंगे, ये वाले, और ये हमारे दादाजी होंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो दादाजी की जो पहली पीढ़ी है, नंबर 1 पीढ़ी, वो तो हमारे पिताजी हैं, और हम उनकी कौन सी पीढ़ी हुई? दूसरी पीढ़ी। ऐसे हम हमारे पिताजी की केवल कौन सी है? पहली पीढ़ी है, ठीक है। अब यदि कोई संतान होगी तो वो हमारी पहली पीढ़ी होगी, और हमारे पिताजी की वो कौन सी पीढ़ी होगी? दूसरी। जबकि हमारे दादाजी की ये कौन सी पीढ़ी होंगी? हमारी तीसरी। मतलब हमारे जो छोटे मोटे बच्चे होंगे ना, हाँ बच्चे हैं ना, काफ़ी खुश हो रहे हैं बहुत से ना, हाँ, मेरा कहने का मतलब है जो हमारी नई जनरेशन होगी, हमारी जो संतानें होंगी, वो हमारी तो पहली पीढ़ी होगी, हमारे पिताजी की दूसरी पीढ़ी होगी, और हमारे दादाजी की तीसरी पीढ़ी होगी। ऐसे होते हैं पीढ़ियाँ, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, एक बात मेरी जरा ध्यान सुनिए, कि युग्मनज जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ने का कार्य करता है। भाई आपको पता है ना, ये युग्मनज है, तो इससे एक संतान बनी, तो ये कोई ना कोई की अगली पीढ़ी ही तो होगी, है ना। देखो एक पीढ़ी तो ये खुद है ही, जिसके अंदर युग्मनज बन रहा है, और ये युग्मनज आगे चल के एक संतान बनाता है, वो भी तो कोई ना कोई पीढ़ी ही तो है इसकी। तो 2 पीढ़ियां हो गई ना, तो 2 पीढ़ियों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है युग्मनज को। भाई युग्मनज आगे चल के एक संतान बनाता है, और संतान किसी ना किसी की कोई जनरेशन या पीढ़ी होती है ना, और वो उससे पहली वाली पीढ़ी में खुद बनता है। देखो खुद तो हमारे पेरेंट्स में बन रहा है, और ये आगे चल के एक हमारा निर्माण कर रहा है, तो हम अगली पीढ़ी हो गई, ठीक है। तो 2 पीढ़ियों को ये जोड़ने का कार्य कर रहा है ना युग्मनज, है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? योजक कड़ी बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? योजक कड़ी। तो आपको युग्मनज वाले टॉपिक में केवल यही 2 क्वेश्चन याद करके चलने, केवल और केवल। एक तो आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि युग्मनज क्या है, और एक आपको ये पॉइंट याद करना है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ने का कार्य करता है युग्मनज, या बीच की योजक कड़ी है ये 2 पीढ़ियों के, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको भली भांति याद रह जाएंगे, है ना। आगे चले, अब सुनिए मेरी बात। निषेचन पश्च घटना में हमने एक घटना देखी जिसको युग्मनज कहते हैं। अब भाई जब युग्मनज बन गया, युग्मनज आपने बना लिया, तो युग्मनज आगे चल के कोई ना कोई संरचना बनाएगा,
ठीक है। तो वो जो दूसरी घटना है, इस घटना का नाम है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव जिसको हम एम्ब्रियो जेनेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एम्ब्रियो जेनेसिस के नाम से जानते हैं, भ्रूणोद्भव। तो डेफिनेशन क्या है, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होना, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होना भ्रूणोद्भव कहलाता है। ठीक है। तो कितनी सिंपल डेफिनेशन है। देखिए आप सभी को पता है कि भाई जब निषेचन की घटना हुई तो निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज, और यदि युग्मनज बन गया तो युग्मनज तो आगे डेवलप होकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। और यदि युग्मनज से भ्रूण बन जाए तो हम इस घटना को ही क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है। अब आगे कौन से इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और क्या टॉपिक और आगे आएंगे, जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, जुड़े रहेंगे क्या? चलिए तो मैं आपको बता दूं, बाकी जो बातें हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि कल छोटा सा टॉपिक और ये बचा है। कल ये हमारा चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कल कंप्लीट हो जाएगा भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आप इसके पूरे नोट्स वोट्स बना के तैयार रखो इसको, है ना। एक एक पॉइंट, एक एक शब्द आप क्लियर करते हुए चलना। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हालांकि कल जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं उसके बाद आप इसको रिवाइज भी कराऊंगा। मतलब ये मान के चलिए आप 10-15 मिनट का चैप्टर और है, 20 मिनट का मान लीजिए, इतने मिनट में वो हो जाएगा। बाकी के टाइम में मैं आपको इसका फास्ट रिवाइज भी कराऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलना भाई, है ना। तो बाकी मिलते हैं कल।